Assalamu alaikum dear students. So welcome me on this beautiful platform of Sky Classes once again. Today we'll be discussing about SSC AITS phase 2 test number 1. तो उसका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं केमिस्ट्री पोर्शन का. So we'll be discussing with question number 45. तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 46 जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन द केमिस्ट्री पोर्शन. तो 46 क्वेश्चन आपका बेटा क्या कह रहा है, पढ़िए आप क्वेश्चन को. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. आपको लिस्ट 1 को मैच करना है विद लिस्ट 2. अब लिस्ट 1 जो लिखा है उसमें क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ वाटर. 1 मोल ऑफ वाटर आप बताइए बेटा, जो 1 मोल ऑफ वाटर है ये कितने ग्राम्स होता है, ये कितना वॉल्यूम होता है, आप जरा सोचिए. 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, 18 ग्राम्स के बराबर. सिंस वाटर की डेंसिटी 1 होती है, इससे 1 मोल ऑफ वाटर को हम किसके बराबर मानेंगे, 18 ml ऑफ वाटर के बराबर, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1. अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 एट STP. 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP. अब वहां से देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ हाउ मच, 22.4 लीटर. इसका मतलब A को आना चाहिए थर्ड और B को आएगा फर्स्ट. जरा ऑप्शन में देखिए आप बेटा, A को आएगा थर्ड, B को आएगा फर्स्ट, A को थर्ड, B को फोर्थ. इसका जो ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट, दैट शुड बी फर्स्ट ऑप्शन. जरा आप देखिए बेटा 12.022 into 10 raised for 23 molecules of N2H4 which is hydrazine. तो इसके 12.022 into 10 raised for 23 हो गए 2 मोल. तो इसके 2 मोल मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, 2 मोल मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, अगर मैं 2 मोल लूंगा 2 मोल, तो इसका जो कोएफिशिएंट है हाइड्रोजन का वो 4 है. 4 into 2 हो गए 8. तो 2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O4 में N2H4 में होंगे 2 मोल या 2 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो ये सी पार्ट को जो आएगा वो आएगा फोर्थ पार्ट, सी को आएगा फोर्थ पार्ट, वो जो डी वाला होगा उससे आएगा सेकंड पार्ट. अगर आप इसमें निकालोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मोल्स में, तो ये बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा. चलिए देखते हैं बेटा नंबर सेकंड क्वेश्चन. A compound contains 2 oxygen atoms. कोई कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन एटम 2 है, ऑक्सीजन एटम उसमें 2 है, O2 है बेटा, ऑक्सीजन एटम 2 है. और क्या लिखा है, 4 कार्बन एटम, उसमें कार्बन एटम है बेटा 4. उसके अलावा क्या लिखा है, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज डबल दैट ऑफ कार्बन एटम्स. जो हाइड्रोजन एटम्स है वो कार्बन एटम से डबल है, तो ये बनेगा H8. आपको क्या पूछा है, द डेंसिटी ऑफ इट्स वेपर विल बी. जो इस कंपाउंड की वेपर की डेंसिटी होगी वो कितनी होगी. आपको पता है बेटा कि वेपर डेंसिटी जो मॉलिक्यूलर मास का रिलेशनशिप क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. ये हमें फॉर्मूला पता है. अगर मॉलिक्यूलर मास है 2 इंटू वीडी के बराबर, सो वी विल राइट वीडी इज इक्वल टू, वीडी किसके बराबर होगा, वो होगा मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास डिवाइड बाय करेंगे 2. तो इसका मोलर मास निकालेंगे वो कितना आ गया, कार्बन 4 हो गया बेटा 48 हो गया ये. तो ये देखिए बेटा ऑक्सीजन 2 हो गए, वो हो गया 32, 48 प्लस 32, और हाइड्रोजन 8 होंगे. अब देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 88. अब देखिए बेटा आएगा 88 आएगा. तो मोलिकुलर मास का बनेगा 88. सो वी राइट 88 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 44. सो 44 शुड बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस. तो इसका जो आंसर आएगा वो बनेगा बेटा 44. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which are the following mixtures है लिमिटिंग रिएजेंट्स. इनमें से कौन सा मिक्सचर है जिसका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वो आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है और आंसर उसके हिसाब से आपको बताना है. आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ये है, A प्लस B2 गिव्स AB2. इस रिएक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे. रिएक्शन क्या लिखा हुआ, रिएक्शन इज A प्लस B2, A प्लस B2. A प्लस B2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, AB2 में. ये आपका रिएक्शन है. अब आप देखिए अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारे पास, तो इसमें इसका कोएफिशिएंट जो है 1 है और इसका कोएफिशिएंट जो है वो भी 1 है. इसका मतलब इस A का 1 एटम अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूंगा, मैं जो मुझे जो कंडीशंस दिए हैं, 1 एटम दिया, 1 मोल दिया, तो मैं सारे कंडीशन लूंगा. इसका 1 एटम और इसका 1 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके बनाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसका, 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB2. अगर मैं 1 एटम नहीं लिखूंगा, इफ आई राइट 1 मोल ऑफ A, तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा फिर 1 मोल ऑफ B2. अब इसके हिसाब से हमें देखना है, इनके कोएफिशिएंट जो है वो 1 1 है, बराबर है. देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको लिखा है A, वो लिखा है 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2. अगर इसके, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे, A पार्ट में क्या लिखा है, इसके आपको दिए हैं 300 एटम्स ऑफ A और B के आपको क्या दिए हैं बेटा, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ A. इनके कोएफिशिएंट्स देखें, अगर इनके जितने इसके एटम्स होंगे उतने इसके क्या होंगे, जितने इसके एटम होंगे उतने इसके मॉलिक्यूल होंगे. ये 300 दिए लेकिन ये 200 दिए हैं, इसका मतलब ये दिए होने चाहिए 300. तो दिस विल एक्ट एज LR. तो ये क्या करेगा, एक्ट एज, ये LR एक्ट करेगा. तो A में तो LR प्रेजेंट होगा डेफिनेटली. अब देखिए दूसरे वाले में क्या LR होगा, सेकंड वाले में 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B2. इसके 2 मोल आपको दिए, इसके 2 मोल आपको दिए और इसके आपको दिए बेटा 3 मोल. अब कोएफिशिएंट क्या कहता है, 1 मोल मतलब बराबर मोल्स. तो अगर 2 मोल है 1 मोल है, इसमें ये बनेगा बेटा LR.
तो इस वाले में LR प्रेजेंट है। देखिए बेटा सी ऑप्शन क्या लिखा है, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज 100 एटम्स ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। यहां भी 100 लिखे हैं एटम्स, यहां लिखे हैं मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं होगा, यहां भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यहां भी होगा। 5 मोल ऑफ ए 5 मोल ऑफ B2, मोल्स अगर बराबर होंगे सो देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आना चाहे A एंड B। अब देखिए किस वाले ऑप्शन में A एंड B है, थर्ड वाले ऑप्शन में आएगा A एंड B। पढ़िए नेक्स्ट सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन स्पीशीज में बताए मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, वन बाय वन कर लेते हैं सॉल्व। 100 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, 100 liter of carbon dioxide means approximately 2.4 moles के around, it would be around 88 के around 2.4 or 2.5 mole, तो approximately it is 2.5 mole, ये बनेगा 2.5 mole, ये approximately 2.5 mole है। अब देखिए 10 ग्राम ऑफ H2 at STP, 10 ग्राम, 1 अगर 2 ग्राम होगा वो हो गया 1 मोल, तो यहाँ पे देखिए ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये बनेंगे 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट जाए 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, वाटर का 1 लीटर, वाटर का जो 1 लीटर होता है बेटा 1 लीटर ऑफ वाटर, उसके बारे में सुनिए। 1 लीटर ऑफ वाटर होता है 1000 ml, 1000 ml ऑफ वाटर, वो 1000 ml ऑफ वाटर होता है 1000 ग्राम के बराबर, वो 1000 ग्राम ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 55.56 मोल। सर ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, जितने ml होते हैं उतने ग्राम होते हैं, तो अगर मैं इसको मोल में कन्वर्ट करूंगा कितना बनेगा बेटा 55.56 मोल, 55.56 मोल। और लास्ट में क्या लिखा है 1000 ग्राम ऑफ सक्रोज लिखा है यहाँ पे C2H22O11 1000 ग्राम, इसका मोलर मास होता है बेटा 342 ग्राम होता है इसका मोलर मास। अब देखिए 342 ग्राम हो गया 1 मोल, अगर ये 1000 ग्राम्स है तो ये अप्रोक्सीमेटली होगा 3 मोल के बराबर, अप्रोक्सीमेटली 3 मोल होगा। तो अब आप सोचिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होना चाहिए 1 लीटर ऑफ वाटर और उसके मोल्स है 55.56 मोल। चलिए बढ़िया आगे। If 9 moles of O2 and 14 moles of N2 are placed in a container and allowed to react according to the equation, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन हमें क्या दिया है, लिख लेते हैं इक्वेशन बेटा। इक्वेशन इज 3 मोल ऑफ O2, 3 मोल ऑफ O2 कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ बेटा 2 मोल ऑफ N2, और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है 2 मोल ऑफ N2O3, ये बन रहा है आपका प्रोडक्ट। अब आप सुनिए बेटा क्या आपको क्वेश्चन में क्या लिखा, इफ 9 मोल्स ऑफ O2 के 9 मोल रिएक्शन करेंगे, 9 मोल रिएक्शन करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करेंगे 14 मोल्स ऑफ N2, इसके हैं बेटा 14 मोल है इसके, आप रिएक्शन करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, द रिएक्शन प्रोसीड्स अंटिल 3 मोल्स ऑफ O2 रिमेन, रिएक्शन तब तक हो जाएगी जब तक O2 के 3 मोल्स बचेंगे। जरा आप सोचिए बेटा अगर 3 मोल बच गए किसके O2 के, तो इसके 3 मोल बचेंगे, इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे सर 6 मोल तो कंज्यूम होंगे, 6 मोल अगर कंज्यूम हो गए तो बताओ बेटा बचे कितने, बचे 3 मोल, तो 3 मोल बचेंगे, 6 मोल कंज्यूम होंगे। अब आप सोचिए बेटा अगर ये 3 मोल कंज्यूम होंगे कितने, उसके बाद क्या लिखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2O3 आर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। अगर ये 3 मोल कंज्यूम हो गए, 3 मोल, ये 3 मोल, अगर 3 मोल O2 के कंज्यूम होते हैं तो ये बनेंगे 2 मोल, मतलब 3 मोल इसके कंज्यूम हो गए, ये बनेंगे 2 मोल, तो 3 मोल से आपको मिल रहे हैं, 3 मोल से आपको मिल रहे हैं 2 मोल। अब हमारे कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं सर, 3 मोल कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं 6 मोल, तो अगर 6 मोल कंज्यूम होंगे O2 के तो ऑब्वियसली ये जो बनेगा ये तो डबल बनेगा, ये बनेगा बेटा 4 मोल। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि अगर 3 मोल बच गए तो 6 कंज्यूम होंगे, अगर ये 6 मोल कंज्यूम होंगे तो ये बनने चाहिए 4 मोल, तो 6 मोल से बनेंगे 4 मोल। अब देखिए ऑप्शन में 4 है कोई ऑप्शन, अगर 4 है तो ये बनेगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते आगे। What will be the volume of the mixture after the reaction? जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, so what will be the volume of the reaction mixture? समझिए कैसे कर लेंगे बेटा इसको सॉल्व। वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर क्या होगा, इसमें लिखा है NH3 गैशियस 1 लीटर, HCl गैशियस 1.5 लीटर और NH4Cl जो है वो सॉलिड बन रहा है। अब देखिए इसका ये जो रिएक्शन है बैलेंस्ड है, इसका कोएफिशिएंट 1 है बेटा, इसका कोएफिशिएंट भी 1 आएगा, तो इसका मतलब अगर इसका 1 लीटर कंज्यूम होगा इसका भी 1 लीटर कंज्यूम होगा, अगर ये 0.5 लीटर कंज्यूम हो गए भी 0.5 लीटर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो 1 लीटर NH3 का कंज्यूम होगा, किसके साथ 1 लीटर ऑफ किसके साथ बेटा HCl के साथ। तो 1 लीटर ऑफ NH3 विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 1 लीटर ऑफ HCl गैस अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो अगर 1 लीटर इसके 1.5 में से कंज्यूम होगा तो बचेगा कितना 0.5 लीटर। अब आप आगे देखिए बेटा, ये इसका LR बनेगा, ये इसका ER बनेगा, तो ER के बचेंगे 0.5 लीटर। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में हम वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसलिए जो बचेगा वॉल्यूम लास्ट में वो बचेगा कितना 0.5 लीटर, इसलिए सेकंड ऑप्शन शुड बी द आंसर।
चलिए वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा इन Fe2O3 एंड FeO। हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड है बेटा Fe2O3 और दूसरा कंपाउंड है हमारा FeO, ये दो कंपाउंड्स हैं हमारे। अब इसमें लिखा है वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट हमें देखना है, देखते हैं क्या लिखा है। इज इन द सिंपल रेशियो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ आयरन। आपको बताना ऑक्सीजन का कितना वेट होगा जो आपस में सिंपल रेशियो में होगा, लेकिन आयरन का वेट क्या होना चाहिए, सेम। जरा बेटा यहां समझिए, यहां कितने आयरन एटम है, 2। यहां पे कितने आयरन एटम है, 1 ही। यहां पे ऑक्सीजन एटम 3 है और यहां पे ऑक्सीजन एटम 1 ही प्रेजेंट है। हमें आयरन का वेट सेम करना है। अगर मैं आयरन का वेट सेम करूंगा तो कैसे करूंगा, यहां पे 2 आयरन है, मैं 2 आयरन की जगह 1 ही आयरन लिखूंगा। यहां पे ऑक्सीजन 3 है तो मैं ऑक्सीजन की जगह 3 की जगह लिखूंगा 1.5। यहां पे लिखूंगा Fe और यहां पे लिखूंगा O। अब आप समझिए बेटा, इन दो कंपाउंड्स में यहां पे भी 1 ही आयरन है, यहां पे भी 1 ही आयरन है। अब ऑक्सीजन देखिए बेटा, ऑक्सीजन देखिए, यहां पे ऑक्सीजन 1.5 और यहां पे ऑक्सीजन 1, इन्हीं दो का वेट रेशियो आपको निकालना है। यहां पे 1.5 है, मैं लिखूंगा 1.5 ऑक्सीजन इज टू यहां पे कितना है, यहां पे है 1। अब 1.5 इज टू 1 को सिंपल रेशियो बनाएंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 इंटू 1.5 इज 3 और उसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू 1 हो गया 2, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3:2। आई बेटा आपको बात समझ। अब बोलेंगे सर ये तो मास में कन्वर्ट करना है, नहीं करना है। जब दो एटम सेम होंगे उनका मास का रेशियो निकालना होगा, आप इनके नंबर का ही रेशियो निकालोगे, वो मास का रेशियो अपने आप आ जाएगा। तो इससे आप नंबर का रेशियो निकालेंगे, वो बनेगा 3:2। चेक फॉर ऑप्शन इफ देयर इज 3:2, पहला ही ऑप्शन है 3:2, ये बनेगा इसका आंसर। चलिए, when 20 ग्राम ऑफ Fe2O3 is reacted with 50 ग्राम ऑफ HCl, हमें एक रिएक्शन दिया हुआ, ये हमें बेटा रिएक्शन दिया हुआ, ये रिएक्शन हमें दिया हुआ। इस रिएक्शन में हमें क्या लिखा है कि 20 ग्राम ऑफ Fe2O3 इसके 20 ग्राम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, विथ 50 ग्राम ऑफ HCl, HCl के 50 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। हमें क्या लिखा बेटा, FeCl3 एंड वाटर फॉर्म द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड HCl। अनरिएक्टेड HCl का मतलब है हुआ कि बेटा ये बनेगा ER और ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा LR। आपको बताना है इस HCl के 50 ग्राम्स में से कितना अमाउंट बचेगा अनरिएक्टेड। तो वो अनरिएक्टेड अमाउंट हम कैसे निकालें, एकदम सिंपल स्टोइचियोमेट्री का सवाल है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे Fe2O3 प्लस लिखेंगे बेटा 6 टाइम्स HCl, 6 टाइम्स HCl, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, ट्वाइस FeCl3 और बनेगा 3 टाइम्स वाटर। अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम इस रिएक्शन में देखेंगे, ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, हम इन दोनों का मास देखेंगे। Fe2O3 का भी आप मास निकालो और HCl का भी मास निकालो, इन दोनों का बेटा मास चेक करो। FeCl3 का टोटल मास कितना आएगा और HCl का टोटल मास कितना आएगा, आप स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से इनका मास लिखोगे बेटा। तो इसका जो मास आएगा बेटा, इसका जो मास आएगा अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री वो आएगा 160 और इसका जो मास आएगा वो आएगा 219। तो ये 160 ग्राम, ये 219 ग्राम। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, नजर रखिए बेटा, क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे 160 ग्राम और यहाँ पे लिखूंगा मैं 219 ग्राम। अब आप बेटा सोचो, इसके 160 ग्राम इसके 219 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहे हैं, इसके 160 ग्राम इसके 219 ग्राम से, तो इसका 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन होगा यूनिटरी मेथड से, 219/160 ग्राम, 219/160 ग्राम। हमें 1 ग्राम का आंसर चाहिए या 20 ग्राम का। अब 20 ग्राम का, 20 ग्राम कितने के साथ कंबाइन होंगे, वो बनेगा 219 अपॉन आएगा बेटा 160 इंटू कर लेंगे बेटा 20 ग्राम। इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 27 के अराउंड आएगा, अप्रोक्सीमेटली 27 ग्राम। इसका मतलब क्या है सर, इस HCl के 50 ग्राम में से हमें चाहिए सिर्फ 27, अमाउंट रिकवर्ड इज 27। कितना अमाउंट हमें चाहिए, ओनली 27 ग्राम हमें चाहिए। हमें इसके HCl के कितने ग्राम दिए सर, 50 दिए, तो 50 में से हमें 27 चाहिए, मैं माइनस करूंगा 27 ग्राम। सर ये 27 ग्राम कहाँ जाएंगे, ये 27 ग्राम जो HCl के होंगे वो 50 ग्राम ऑफ Fe किसके साथ बेटा, Fe2O3 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो 27 निकाल दो इसमें से, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बचेंगे, यू आर लेफ्ट विथ 23 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। तो अगर 23 ग्राम्स बचेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेटली 23 विच इज 22.625 ग्राम्स हमारे आंसर बनेगा इसका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 ml ऑफ इथीन। आपको कंबशन करवाना है 20 ml ऑफ इथीन का, 20 ml ऑफ इथीन हमें लेना है, उसका कंबशन करवाना है और हमें देखना है कि उसके लिए एयर की कितनी जरूरत है। मेक श्योर कि यहाँ पे सवाल गलत हो सकता है, आप लिखते हैं यहाँ पे जो आप वॉल्यूम निकालेंगे, आप ऑक्सीजन का तो निकालेंगे लेकिन पूछा ऑक्सीजन का नहीं है, पूछा एयर का आपको पूछा है, तो एयर का आप आंसर निकालेंगे। सुनिए बेटा कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका कंबशन रिएक्शन लिखेंगे इथीन का। इथीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, इथीन का फॉर्मूला है C2H4 प्लस कर लेंगे ऑक्सीजन, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा C2H4 प्लस ऑक्सीजन
प्रोडक्ट बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्वाइस CO2 और हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो वाटर बनेगा H2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस आएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी हम बेटा कर लेंगे ट्वाइस, तो हो गया 3 टाइम्स आ गया बेटा, यहाँ पे 3 टाइम्स आ गया। तो ये हमारा रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन में क्या पूछा है वो आप देखिए बेटा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 ml ऑफ इथीन। हम स्टोइचियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे और समझेंगे। इसका कोएफिशिएंट जो है 1, अगर हमें इसका 1 ml चाहिए 1 ml, तो हमें इसके कितने ml चाहिए 3 ml। अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है 20 ml ऑफ इथीन, अगर ये 20 ml होंगे 20 ml होंगे तो आप बताइए बेटा ये कितने ml होंगे, सर ये होंगे 30 ml। तो अगर आपको 20 ml ऑफ इथीन रिएक्शन करवाना है, आपको इसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो कितने ml चाहिए, वो आपको चाहिए बेटा 30 ml। ऑक्सीजन चाहिए आपको 30 ml, लेकिन हमें ऑक्सीजन का क्वेश्चन नहीं पूछा है, हमें पूछा है एयर कितना चाहिए। अब एयर के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। एयर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो होता है इसमें O2 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 21%, और जो इसमें बाकी वाले गैसेस होते हैं अदर गैसेस वो होंगे ऑलमोस्ट 79, अप्रोक्सीमेटली 79% अदर गैस। अब आप सोचे अगर आप ऑक्सीजन, अगर आप एयर लेंगे, अगर हम एयर लेंगे बेटा, अगर हम एयर लेंगे, एयर अगर हम लेंगे 100 ml, कितना लेंगे बेटा एयर 100 ml, इस 100 ml में से आपको मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 21 ml किसके ऑफ O2। तो 21 ml के लिए आपको लेना पड़ेगा 100 ml ऑफ एयर, 21 ml ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपको चाहिए 100 ml ऑफ एयर। लेकिन अब देखो हमें कितने चाहिए यहाँ पे बेटा 30 चाहिए, तो हम 30 के लिए क्या करेंगे, तो 30 ml ऑफ ऑक्सीजन के लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा 21 ml O2 जो होगा वो प्रेजेंट होगा इन 100 ml ऑफ एयर, इन 100 ml एयर 20 ml। अब 21 ml तो इतने होंगे, तो हमें कितने ml चाहिए बेटा 30 ml चाहिए, तो 30 ml O2 जो होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, इन बताइए बेटा कितने में होगा, तो 30 ml होगा 100 डिवाइड बाई 20 इंटू कितना कर लेंगे बेटा, इंटू कर लेंगे 30, ये कटेगा तो 100 इंटू 3 होगा 300, 300 बाई 2 इस 100। आई थिंक कहीं पे हमने गलत तो नहीं किया बेटा, कहीं पे हमने गलत तो नहीं किया, हमने रिएक्शन ठीक लिखा था, इथीन लिखा था C2H4 सही लिखा बेटा। तो इसका रिएक्शन किया ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ट्वाइस किया तो ऑक्सीजन आएगा 3 टाइम्स, तो हो गया 3 इंटू 6। अगर ये 1 ml है, ये 3 ml है, हमें कितने ml दिए हैं इसके 20 ml, तो हमें ऑक्सीजन गैस कितना चाहिए, ओ बेटा यहाँ पे मैंने गलत कर लिया, ये होना चाहिए 60, तो यहाँ पे 60 आना चाहिए, यहाँ पे 60 आना चाहिए। मेक श्योर कि यहाँ पे बेटा हमें 60 ml चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 60 ml क्योंकि 3 टाइम्स चाहिए, तो 60 ml चाहिए। तो अब सोचिए बेटा क्या है, अब सोचिए 21 ml के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, 21 ml के लिए 21 ml के लिए चाहे 100 ml, तो 60 ml के लिए कितना चाहिए, 60 ml O2 के लिए एयर कितना चाहिए 20, ये आ गया यहाँ पे बेटा डिवाइड 60, 100 डिवाइड बाई 60, 0 0 कटेगा, 3 1 और 3 और 60 तो वहाँ जाएगा, 60 तो वहाँ जाएगा बेटा 60। देखो ये 21 है ना बेटा, मैं इस 21 को यहाँ डिवाइड करूंगा और यहाँ पे आ गया बेटा 60, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60। अब इसको हम अप्रोक्सीमेटली 20 मान के चलेंगे, तो 21 को 20 मान के चलेंगे, 0 0 कटेगा, 2 1 और 2 2 3 और 6, 3 इंटू 100 जो होगा आपको 300 ml लेना पड़ेगा। कौन सा बेटा 300 ml हमें लेना पड़ेगा एयर। उसी में से आपको मिलेगा क्या, उसी में से आपको मिलेगा 60 ml ऑफ किसका, 60 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 300 ml। चलिए देखिए बेटा क्या लिखा है, 1 ग्राम ऑफ ए कार्बोनेट। ऐसे सवाल मैंने अक्सर देखे हैं कि स्टूडेंट्स गलत करते हैं, शायद उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होता है या वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और उनको फिर ये वाले सवाल नहीं आते हैं। हालांकि ये बहुत बेसिक सवाल है, इजी है और 1 सेकंड में इसको सॉल्व करूंगा। देखो क्या लिखा बेटा, 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया कार्बोनेट, ये रिएक्शन पढ़िए बेटा, ये रिएक्शन आपको दिया है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट जो है वो रिएक्शन कर रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl, वो देता है 0.012 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द मोलर मास ऑफ M2CO3 इज। आप इसका कॉन्सेप्ट देखिए बेटा क्या है, आपने कार्बोनेट लिया है M2CO3, ये कार्बोनेट है हमारा जो कार्बोनेट है बेटा वो कार्बोनेट ये है M2CO3, ये कार्बोनेट है। इसका रिएक्शन हमने करवा लिया बेटा HCl के साथ। जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा M2CO3 तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक तो MCl बनेगा। सर MCl क्यों बनेगा, यहाँ पे मेटल जो है वो मोनोवैलेंट है क्योंकि कार्बोनेट डाइवैलेंट है, तो डाइवैलेंट कार्बोनेट के साथ 2 एटम्स है मेटल के, तो मेटल होना चाहिए मोनोवैलेंट, इससे MCl बनेगा। और उसके अलावा यहाँ पे वाटर बनेगा, और जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स HCl, वो कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट भी करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होगा। अब आप सोचिए ये रिएक्शन जो है ना बेटा, ये बैलेंस इक्वेशन आपको दिया है, ट्वाइस वहीं से बैलेंस करके दिया। अब जरा इस रिएक्शन को समझिए आप,
इस रिएक्शन में अगर आप मेटल कार्बोनेट लेंगे, मेटल कार्बोनेट, इसका कोएफिशिएंट 1 है। अगर आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो इसका भी कोएफिशिएंट कितना है, 1। अब मुझे बताओ इन दोनों को रिलेट करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हमें निकालना क्या है, द मोलर मास ऑफ मेटल कार्बोनेट। मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट M2CO3 जो इसके मोल्स होंगे वो ऑलवेज बराबर होंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। डू यू एग्री विद दिस कि इसके जितने मोल्स होंगे उसके भी उतने ही मोल्स होंगे? सर बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इनके कोएफिशिएंट्स आपस में क्या है बेटा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दे आर सेम, तो इनके मोल्स बराबर होंगे। तो अगर मैं इसके मोल निकालूंगा, मोल किसके बराबर आएगा, W/M ऑफ मेटल कार्बोनेट। बता आएगा कि नहीं, M2CO3 W/M ऑफ मेटल कार्बोनेट। यहां पे भी क्या लिखेंगे, W/M ऑफ किसका बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। W/M ऑफ मेटल कार्बोनेट, W हो गया इसका मास, इसका मास क्वेश्चन में दिया है 1 ग्राम, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 ग्राम, मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई मोलर मास मुझे मेटल कार्बोनेट का चाहे वो मैं M लिखूंगा, इट्स इक्वल, यहां मोल लिखेंगे W कितना है और M कितना है। W/M आपको मोल वहीं से दिए हैं, कितने मोल दिए हैं बेटा, 0.012। अब देखो मोलर मास किसके बराबर आएगा, दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.012, और इसका जो आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई 0.012 इट वुड बी अराउंड 88 समथिंग, तो 83.3 के अराउंड इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर बनेगा बेटा 83.3। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि सर कोई रॉकेट साइंस इसमें लगाना, कुछ भी नहीं। यू जस्ट हैव टू लर्न द बेसिक्स। तो बेसिक्स के रूल पे आप जो स्टोइचोमेट्री आप पढ़ते हैं, स्टोइचोमेट्री का रूल अप्लाई करके मोल्स बराबर होंगे, एक के मोल्स दिए हैं, एक का W/M लिखोगे, यू विल गेट द मोलर मास ऑफ द कार्बोनेट जो भी रिएक्शन करेगा। चलिए सुनिए बेटा, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 40 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन ले लिया और उसके कितने ml लिया आपने, 10 ml। कोई भी हाइड्रोकार्बन, हमें नहीं पता कौन हाइड्रोकार्बन है, मैं लिखूंगा बेटा CXHY। इसका हमने क्या करवाया बेटा, ऑन कंबशन करवा रहा है, और कंबशन से हमें क्या मिला, हमें मिला एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट मिलेगा, CO2 प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट मिलेगा CO2, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें H2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चीज लिखी हुई है, हमें क्या मिल रहा है, कंबशन गिव्स 40 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 40 ml मिल रहे हैं और वाटर के मिल रहे हैं 50 ml। तो ये 40 ml है और ये कितने ml है, ये हमें मिल रहे हैं 50 ml। ये 40 ml मिल रहे हैं और ये 50 ml मिल रहे हैं, तो ये भी गैसियस स्टेट में होगा, ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, ये भी गैसियस फॉर्म में और ये भी गैसियस फॉर्म में। अब नजर रखिए बेटा, क्या द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन द हाइड्रोकार्बन इज। अब ये वाला हाइड्रोकार्बन जो होगा इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, उनका टोटल नंबर बताना है। और नंबर कैसे करेंगे, नंबर देखिए बेटा क्या, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ये कितने ml है, 40 ml, ये कितने है 50 ml। तो इस 40 को क्यों ना हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट 4 होगा और इसका कोएफिशिएंट 5 होगा, यहाँ कोएफिशिएंट 4 होगा, यहाँ 5 होगा। अगर मैं इसके 40 ml ले लूंगा, इसके 50 ml होंगे। अगर मैं इसके 4 ml लेता, तो ये ऑब्वियसली 5 ml होता। सर ये तो सिंपल है, ये 40 ml है, ये 50 ml है, तो 4 इसका कोएफिशिएंट आएगा, 5 इसका कोएफिशिएंट आएगा। तो बताओ कार्बन कितने होंगे, सर कार्बन होंगे 4। तो ये CXHY को अगर मैं हाइड्रोकार्बन बनाऊंगा, मैं लिखूंगा बेटा C4, देखा C4। अब हाइड्रोजन बताओ कितने होंगे, 5 × 2 होंगे 10, तो हाइड्रोजन होंगे 10, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C4H10। C4H10 आप बताओ बेटा कौन सा कंपाउंड होता है, ये होता है ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन बनेगा, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे 14। ऑप्शन में देखिए देयर इज 14, तो 14 बनेगा इसका आंसर, ऑप्शन 1 आएगा, 14 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स आपको दिए हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इज, इनके करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है। अगर आपको क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स के दिए होंगे तो एक चीज का ख्याल रखेंगे आप सिर्फ n वैल्यू और l वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, बाकी आपको एनर्जी के लिए नहीं चाहिए। तो n और l देखिए बेटा, n इसका 4 है और l इसका 2 है। जरा आप सोचिए बेटा, आपको याद है l वैल्यूज कितने हैं, S P D F G आपको याद होगा, H भी ले सकते हैं आप। तो क्या क्या लिखते हैं आप, L वैल्यू 0 1 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखेंगे 5। देखिए बेटा ये लिखा है n = 4 L = 2, तो ये वाला बनेगा 4 और 2 किसका वैल्यू होता है d का, तो ये बनेगा 4d। आगे बढ़िए, देखिए बेटा n = 3 L = 2, ये बनेगा 3d। नेक्स्ट देखिए बेटा N4L1, तो ये बनेगा 4p। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा N3L1 बनेगा 3p।
तो ये आपके पास सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनेगा। अब इनमें आपको क्या चाहिए बेटा, इन ऑर्बिटल्स में आपको चाहिए क्या लिखा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। पहले उसको लिखना है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, उसके लिए आप रूल करोगे, कौन सा रूल अप्लाई, N+L रूल, बोहरबेरी रूल या बोहरबेरी स्कीम आप लगाओगे। जरा आप देखिए इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी सर, 4D की होगी सबसे ज्यादा एनर्जी। अब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी सर, सबसे कम एनर्जी होगी 3P की, सबसे कम एनर्जी 3P, सबसे ज्यादा एनर्जी 4D की। हमें कौन सा ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले 4D आएगा, 4D कौन सा है बेटा, 1, 4D है 1, एक तो 1 यहां पे है, एक तो 1 यहां पे है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा और फर्स्ट ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए लास्ट में कौन आना चाहिए, लास्ट में 4 आएगा, तो लास्ट में 4 दोनों जगह है, तो हमें किसी एक जगह डिफरेंस करना है, हमें इन दोनों में डिफरेंस करना है। जरा बेटा 3D और 4P में किसका एनर्जी कम होगा, सिंपल देखो बेटा, 3D एंड 4P, 3D एंड 4P, नजर रखिए बेटा, अगर आपके पास 3D है और आपके पास 4P है, इसमें भी लगाओगे N+L, इसमें भी N+L, इसका N+ आएगा 3+2, वो कितना बनेगा बेटा 5, इसका N+ बनेगा 4+1, वो भी कितना बनेगा 5। दोनों का N+L वैल्यू क्या है, सेम, बट इसका N वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम होगी, लेस एनर्जी। इसका N वैल्यू ज्यादा है, इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी बनेगी 4D की, और उसके बाद जो ज्यादा एनर्जी होगी वो किसकी होगी, 4P। 4P कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, तो इसमें आएगा पहले फर्स्ट थर्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन लिखा है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है n = 1 में ऑफ He+2 आयन = -x किलो जूल्स। आपको ऐसे लिखा है कि जो एनर्जी ऑफ He+2 है, एनर्जी ऑफ He+2, एनर्जी ऑफ He+1 जो है आयन, उसकी जो एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट मतलब 1 में वो किसके बराबर है, उसका फॉर्मूला आपको याद है, -13.6 इंटू, आपको याद है बेटा क्या लिखते हैं, Z²/n²। जरा इसका Z वैल्यू बताओ सर, वो 2² है, और डिवाइड करेंगे हम बेटा 1²। ये एनर्जी बनेगी किसकी, He+1 की एनर्जी बनेगी n = 1 स्टेट, इतनी एनर्जी है। then that of an electron in n = 2 for the energy of electron in the ground state n = 1 is equal। तो इसका वैल्यू जो दिया, इसका वैल्यू जो दिया वो दिया -x जूल के बराबर, -x जूल के बराबर। इसको कन्वर्जन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे जूल्स में, तो लास्ट में आएगा बेटा -x जूल, ठीक है, होगा यहां तक। उसके बाद क्या लिखा है, then that of an electron in n = 2 state of B+3। जरा आप देखो बेटा, एनर्जी ऑफ Be+3 बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव आयन, लेकिन कौन सा वाले स्टेट में, सेकंड, फर्स्ट एक्साइड स्टेट में, मतलब सेकंड ऑर्बिट में, वो किसके बराबर आएगा, मैं लिखूंगा -13.6 इंटू n कौन सा बनेगा बेटा 2², डिवाइड क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, वो होता है 4²। इसका एटॉम नंबर, बेरिलियम का एटॉम नंबर Z²/n² हम करेंगे बेटा, तो Z इसका जो होगा, Z होगा इसका 4, तो हम लिखेंगे 4² डिवाइड में करेंगे इसका n वैल्यू, वो हो गया बेटा किसके बराबर, 2² के बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें एनर्जी का वैल्यू निकालना है। क्यों ना हम ऐसा करेंगे कि मैं इस वाली एनर्जी को, जो ये वाली एनर्जी है, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा सच दैट कि मैं x लिख पाऊं। तो मैं लिखूंगा इट इज इक्वल, मैं लिखूंगा -13.6 आएगा कि नहीं बेटा, -13.6 इंटू, अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 2², क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2² इंटू 2², बता बेटा कितना हो गया, 4² कितना हो गया 16, 2² हो गया 4, 2² हो गया 4, 4 इंटू 4 हो गया 16, डिवाइड भी कितना है 2², तो मैं इसको डिवाइड करूंगा बेटा ऐसे, आई विल राइट डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1² और यहाँ पे लिखूंगा 2²। अब जरा बेटा इसको देखो 2² हो गया 4², तो 4² जो होगा तो ये बनेगा 16, 2² इंटू 1² दोबारा क्या बनेगा बेटा 2²। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट देखिए बेटा, ये वाला पार्ट अब जरा चेक करो, ये वाला पार्ट 2² कटेगा, ये वाला पार्ट जो होगा ये किसके बराबर आएगा, ये वाला पार्ट बता ये वाला जो पार्ट होगा किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू -x, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -x जूल के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी इक्वल टू -x, सिंपल आंसर। आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तो उससे भी आंसर जो आएगा वो आएगा -x के बराबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन है। क्या लिखा है, द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आपको मास दिया, उसका आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन शायद निकालना होगा, मूविंग विद अ वेलोसिटी, अब उसकी वेलोसिटी है 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड, एक्यूरेट मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है वो कहां तक है 0.01% विल बी, तो हमें निकालना अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, आप देखिए इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, del x इंटू del p इट इज इक्वल टू h/4 पाई,
तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो हमें चाहे अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन बनेगा डेल एक्स इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई इंटू आएगा बेटा डेल पी इंटू आएगा डेल पी। सो डेल एक्स जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, एच डिवाइड बाई 4 पाई डेल पी किसके बराबर होगा, सही आपने बोला सर मास इंटू डेल वी, लेकिन हमें क्वेश्चन में डेल वी कहीं पे नहीं दिया है, तो डेल वी कैसे निकालेंगे, डेल वी आप याद रखेंगे, क्या आपको इनएक्यूरेसी दी है, एक्यूरेसी आपको दी है, डेल वी याद रखना इट इज इक्वल टू परसेंट एक्यूरेसी डिवाइड बाय 100 इंटू वेलोसिटी परसेंट एक्यूरेसी इंटू 100 डिवाइड बाई वेलोसिटी, उससे आएगा डेल वी। तो डेल एक्स आप आंसर निकालेंगे, एच का वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, तो डिवाइड कितना करेंगे आप 4 इंटू पाई, दैट्स 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 इंटू 10⁻⁻, कितना बनेगा -31। मेक श्योर कि यहाँ पे केजी में आपको यूनिट चाहिए, तो यहाँ ग्राम्स में दिया, अब यहाँ पे केजी में लेंगे, उसके बाद कन्वर्जन करेंगे लास्ट में, इनटू अब डेल वी का आंसर लिखना है, डेल वी किसके बराबर लिखेंगे, परसेंटेज एक्यूरेसी कितना है 0.011 डिवाइड करेंगे 100 इनटू लिखेंगे वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 3 इंटू 10⁻4। अब ये 10⁻4 जो है सेंटीमीटर्स में, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, मीटर्स में, क्योंकि ऊपर जो आप वैल्यू लिख रहे हैं जूल्स, जो आप ऊपर लिख रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका जो यूनिट है वो है जूल पर सेकंड विच इज एसआई यूनिट, ठीक है, तो इससे आप ख्याल रखेंगे आपको एसआई यूनिट ही लेना पड़ेगा। तो इस सेंटीमीटर्स में आप उसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो सेंटी के बदले लिखेंगे हम 10⁻⁻²। इस सब को सॉल्व करके जो डेल एक्स आएगा आपका, डेल एक्स वैल्यू वुड बी इक्वल 0.175 सेंटीमीटर, तो ये आपका आएगा इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 0.175 सेंटीमीटर, दैट वुड बी इक्वल टू डेल एक्स वैल्यू। चलिए नेक्स्ट सवाल, विच आर द फॉलोइंग ट्रांजिशंस हैव मिनिमम वेवलेंथ, इनमें से किस ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी, जो सबसे कम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन होगा। सबसे कम वेवलेंथ का मतलब होता है सबसे मैक्सिमम एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर रिलीज होगी। तो ट्रांजिशन आपको करवाना है और आपको ये देखना है कि वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ होना चाहिए। वेवलेंथ कम होने का मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है वहां पे एनर्जी रिलीज ज्यादा होनी चाहिए। तो अब देखिए बेटा क्या, तो अब आप देखिए अगर N4 से इलेक्ट्रॉन जाएगा N1, या N2 से जाएगा N1, या तो जाएगा N3 से N1, या तो जाएगा N4 से N2, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन कहां पर रिलीज होगा। सर अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्रॉम N4 टू N1, सबसे ज्यादा फोटोन एनर्जी वाला फोटोन तब रिलीज होगा अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्रॉम N4 टू N1। सर ऐसा क्यों, अगर मैं ये मानूंगा n इज इक्वल टू 1, ये मानूंगा बेटा n इज इक्वल टू 2, और n इज इक्वल टू 3 में जो गैप बनेगा वो थोड़ा कम बनेगा, जितना n का वैल्यू बढ़ेगा उतना एनर्जी लेवल्स जो होंगे वो नजदीक आते जाएंगे, नजदीक। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से गिरेगा 4 से 1 जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा, 4 से 1 इलेक्ट्रॉन गिरेगा, तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो मैक्सिमम रिलीज होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी फोटोन की ज्यादा होगी और उसकी वेवलेंथ जो होगी वो मिनिमम होगी। तो मिनिमम वेवलेंथ आपको पूछा है, तो आपका जो आंसर बनेगा N4 से लेके कहां तक N1। तो इस ट्रांजिशन में होगा मिनिमम वेवलेंथ, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ आप मैच करें। अब देखिए बेटा MVR इक्वल टू NH/2 पाई, ये कॉलम ए में लिखा है, बोहर क्वांटाइजेशन इसको नाम कहते हैं, बोहर का फॉर्मूला है ये, बोहर क्वांटाइजेशन। तो ये बोहर का इक्वेशन है, तो इसमें लिखा है श्रोडिंगर डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी पास्चन सीरीज, तो इसका आंसर आएगा बेटा बोहर इक्वेशन, ठीक है, तो ये बोहर इक्वेशन है। अब इसमें आप और क्या पहचानते हैं, सर हम पहचानते हैं H इज इक्वल टू E साइड, टेक्स्ट में लिखा है श्रोडिंगर इक्वेशन, तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगा। अगर आपको इतने से आंसर बनेगा तो निकाल लो, क्या ए को क्या आंसर आएगा, सर ए को आंसर आएगा 5, तो ए को आंसर आएगा 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, सर ये दो तो नहीं आंसर हो सकते हैं। उसके बाद देखिए सर ई को क्या आंसर आएगा, ई को आंसर आएगा 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो या तो हमें बी सॉल्व करना पड़ेगा या तो सी। अब आप इंफ्रारेड में देखो, इंफ्रारेड में डायरेक्टली आंसर है सर पास्चन सीरीज, तो बी को आएगा फर्स्ट आंसर, बी को आएगा फर्स्ट आंसर, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू H/P डी ब्रॉगली इक्वेशन, kz(E²/2r होता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो आएगा वो सेकंड आएगा, डी को आएगा सेकंड ऑप्शन और ई को आएगा फिफ्थ ऑप्शन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। psi square is equal to 0, जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन psi square is equal to 0, इट मींस ये नोड को रिप्रेजेंट करेगा, तो नोड होगा ये, psi square जब 0 होगा इट इज नोड। द ऑर्बिटल डायग्राम फॉर Mn is correctly represented by,
Mn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बेटा एर्गन 3d5 4s2, 3d5 4s2 ये बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ये 3d5 4s2 जो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो d में 5 इलेक्ट्रॉन और s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए d में कहाँ है 5 इलेक्ट्रॉन, सर यहाँ पे d में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे d में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 है, सर यहाँ पे 6 है, ये भी होगा नहीं। अब इन दोनों में करेक्ट कौन है? d में जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हंट्स रूल कहता है कि पहले उनकी पेयरिंग मत करो, तो बिना पेयरिंग के ये है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा सेकंड। 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन वैसे भी है। पढ़िए बेटा, a green bulb and a red bulb are emitting the radiations with equal power। एक green bulb है और एक red bulb, दोनों radiations emit कर रहे हैं with equal power। तो अगर आपके पास एक green bulb है और green bulb है आपके पास और red bulb है, अगर आपके पास ये दो bulbs है green और red, तो मान लो ये मैंने green रख दिया for example मान लो कि if this is a green bulb और दूसरा मैं ले रहा हूँ बेटा red bulb, ये दो bulb है, इनका जो पावर है वो सेम है। और पावर किसके बराबर होता है? सर पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, E/T पावर होता है इसके बराबर। तो अगर ग्रीन बल्ब और रेड बल्ब और इमिटिंग कर रहे हैं, रेडिएशन इमिट कर रहे हैं विद इक्वल पावर, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय बल्ब्स पर सेकंड इज, आपको बताना है कौन वाला बल्ब जो होगा ज्यादा फोटोन इमिट करेगा या कम फोटोन इमिट करेगा। पहली बात तो यह है ये भी फोटोन इमिट करेगा, कंडीशन तो ये है पहला कि सर ये भी फोटोन इमिट करेगा, ये भी फोटोन इमिट करेगा, दोनों फोटोन इमिट करेंगे। अब फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो तो सेम होती है, और आपको क्वेश्चन में दिया है कि टाइम सेम है, तो टाइम सेम है, पावर भी सेम है, तो एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन बल्ब और रेड बल्ब है वहां जो फोटोन निकलेंगे उनकी जो नेट एनर्जी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए 1 सेकेंड में। तो नेट एनर्जी वाला फोटोन कौन होगा? सर जो रेड एनर्जी वाला फोटोन है ये लेस एनर्जी फोटोन है, ये लेस एनर्जी वाला फोटोन है, और ये वाला है मोर एनर्जी वाला फोटोन। सर ऐसा क्यों? सर रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए लेस एनर्जी वाला फोटोन होगा। यहां से जो फोटोन निकलेगा यहां से वो मोर एनर्जी वाला फोटोन होगा, यहां से जो फोटोन निकलेगा वो लेस एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा। अब मुझे बताओ इन दोनों को जो एनर्जी देनी है, टाइम भी सेम है, पावर भी सेम है, एनर्जी क्या होना चाहिए? सेम। तो आप बताओ बेटा कि जो एनर्जी निकलेगी वो सेम निकलेगी दोनों से, तो बता ज्यादा फोटोन किसको इमिट करने पड़ेंगे? अगर ये एक फोटोन इमिट करेगा तो इसको ज्यादा फोटोन इमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि फोटोन कौन सा है? लेस एनर्जी वाला फोटोन। इसका मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे रेड में वो ग्रीन से क्या होंगे? ज्यादा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन रेड जो होंगे वो ज्यादा होंगे देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इन ग्रीन। तो इसका जो आंसर बनेगा, या नंबर ऑफ फोटॉन्स इन ग्रीन जो होंगे वो लेस होंगे देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन रेड। इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शंस में, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन ग्रीन इज लेस देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इन रेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन ग्रीन इज लेस देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन रेड। इसमें वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एंड यू नो वेब ग्योर वेरी वेल, तो आपको ये इंशाल्लाह आएगा। चलिए बढ़िया आगे। सपोज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज में 20%, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने डिक्रीज किया कितने परसेंट से? 25% से, मतलब 1/4 ऑफ मास इलेक्ट्रॉन का हमने कम किया। हाउ विल इट इफेक्ट द रिडबर्ग कांस्टेंट? ये रिडबर्ग कांस्टेंट को कैसे इफेक्ट करेगा? तो एक चीज आप याद रखेंगे बेटा, एज लॉन्ग एज एनसीईआरटी जो हमारा सिलेबस है उसमें ऐसा सवाल तो कहीं बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन वहां पे टेक्स्ट में नहीं लिखा है, बट दिस इज तो फिजिकल टाइप पार्ट है, तो इसमें थोड़ा हो सकता है कि टेक्स्ट बुक से आगे जाए। और आप इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटा ई जो है इट मींस इलेक्ट्रॉन। रिडबर्ग कांस्टेंट का मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया, कितने से डिक्रीज किया? इस डिक्रीज में 25%, ये 25% से डिक्रीज किया, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भी डिक्रीज होगा बाय 25%। तो ये 25% से डिक्रीज होगा, ये भी 25% से डिक्रीज होगा। तो इसमें क्या लिखा है? इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तो गलत है। इट बिकम्स 1/4। क्या ये 1/4 बनेगा? नहीं, डिक्रीज होगा ये 25%, तो ये बचेगा 3/4, मतलब 75% तो बचेगा ही, 75% इज लेफ्ट। मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज होगा 25% से, लेकिन रिड्यूस कहां तक हो जाएगा? इट रिड्यूस टू 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसका आंसर होगा इट इज डबल्ड, तो इसका आंसर नहीं बनेगा बेटा। तो थर्ड पार्ट आएगा इसका आंसर। देखिए बेटा, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक यूवी लाइट आपने लिया हुआ है, यूवी लाइट of 6.2 electron volt falls on an aluminum surface. The threshold energy of a metal is 4.2. The kinetic energy of electron in joules. Photoelectric का क्वेश्चन है, आपको पता होगा kinetic energy किसके बराबर होगा? Kinetic energy होता है बराबर energy of incident photon minus threshold energy.
80 थ्रेशोल्ड एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है, अल्ट्रा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह 6.2 EV के बराबर, 6.2 EV के बराबर माइनस करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो है 4.2 EV के बराबर। तो 6.2 एंड 4.2, जरा बेटा इनका डिफरेंस देखो आप, 6 एंड 4.2, ये कितना बनेगा सर, ये बनेगा 6 में से 4 निकाल दो, ये बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस। हमारा जो आंसर दिया है वो किस में दिया है, इन जूल्स, आपको जूल्स में निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले आप लिखोगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले हमने इतना वैल्यू लिख दिया, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारा आंसर होगा। चेक ऑप्शंस में कि अगर ऐसा कोई ऑप्शन है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, थर्ड पार्ट बनेगा। Assertion reason सवाल दिया है, according to de Broglie, the wavelength associated with electron and other subatomic particles can be detected experimentally। ये बात तो करेक्ट है बेटा, कि हम किसी भी पार्टिकल के जो छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, उनकी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल सही है। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एनी मटेरियल पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ये गलत लिखा है। क्यों गलत इसलिए लिखा है कि वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, आपको पता है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, वेवलेंथ एंड मास आर इनवर्सली रिलेटेड, तो ये गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, थर्ड पार्ट आएगा आंसर। पढ़िए बेटा क्वेश्चन क्या है, गिव द करेक्ट लेटर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉर मैग्नीज, जो मैग्नीज होता है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, क्या 3s 3p 3d की एनर्जी सेम होगी, बिल्कुल नहीं है, तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए कंडीशन, बाकी किसी एलिमेंट का एक ही शेल में जो सब शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट ये इसका आंसर नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं। आगे पढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट या तो फॉल्स होगा या तो क्या होगा बेटा, ट्रू, उसी से हमें पता चलेगा आंसर क्या है। 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड, जो फिफ्थ पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स से लिखे, उसमें है 32 एलिमेंट्स। क्या फिफ्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, नहीं, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, फिफ्थ पीरियड में होते हैं 18 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट ये तो ट्रू लिखा था, ये सॉरी बेटा, ये पहला जो लिखा था ये तो फॉल्स लिखा था, पहला स्टेटमेंट गलत था, ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो फॉल्स ही आएगा। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए आंसर। उसके बाद फॉर Zr+2 आयन मैग्नेटिक मूवमेंट इज √8 bm, आप उसको कर लेना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको दिया है, टेक्स्ट से पूरा कॉपी करके, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है बेटा, तो ये चीज आप याद रख लेना। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, ये यहाँ पे गलत लिखा है, n-1d ये लिखा है, n-1d 10 ये थोड़ा गलत लिखा है बेटा, बाकी ठीक लिखा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू बनेगा और ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स बनेगा। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, इन स्पीशीज का करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आप बताइए। देखो बेटा, क्या आपको याद होगा, शायद ग्रुप 3 एलिमेंट्स आपको याद होंगे, या ग्रुप 4 एलिमेंट्स आपको याद होंगे, या ग्रुप 5 एलिमेंट्स आपको थोड़ा याद होंगे। मैं याद दिलाऊंगा कौन कौन सा एलिमेंट है बेटा, आप जरा याद रखिए बेटा कौन कौन सा एलिमेंट होता है। आपको याद है स्कैंडियम, आपको याद है टाइटेनियम, आपको याद है वैनेडियम, आपको याद है यूटेरियम, आपको याद है जिरकोनियम, आपको याद है हैफनियम। उसके बाद देखिए बेटा, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, उसके बाद आएगा लैंथेनम, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आएगा यूटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, यहाँ पे नायोबियम आएगा, यहाँ पे लैंथेनम, उसके बाद आएगा हैफनियम, उसके बाद आएगा टेंटेनम, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए बेटा क्या याद रखेंगे आप बेटा, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ये पीरियड थर्ड वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये पीरियड 3 वाले हैं, ये पीरियड 4 वाले हैं, और ये पीरियड 5 वाले एलिमेंट्स हैं, पीरियड 3, पीरियड 4 एंड पीरियड 5। जब आप पीरियड 3 में जाओगे टॉप टू बॉटम, स्कैंडियम का साइज छोटा होगा, इसका साइज और बड़ा होगा, और लैंथेनम का साइज और बड़ा होगा। लेकिन जब आप ग्रुप 4 और ऑनवर्ड जाओगे, जब आप यहां से नीचे जाओगे, पहले साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा लेकिन उसके बाद साइज सेम रहेगा। क्यों? पीरियड 4 में जब आप जाओगे ना, ये सॉरी ग्रुप 4 में जब आओगे, ये वाला सीरीज जो होता है, मैं सीरीज से इसको थोड़ा डिफाइन करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं सीरीज से डिफाइन करूंगा, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। जब आप 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाओगे, लेकिन कहां से, ग्रुप 4 और उसके आगे, तो 3D और 4D का जो 4D और 5D एलिमेंट्स का जो साइज होता है वो लगभग बराबर होता है। तो इन दो का साइज जो होगा वो लगभग बराबर होगा। लेकिन जब आप ग्रुप 3 में जाओगे, स्कैंडियम, यूटेरियम और लैंथेनम, वही 3 एलिमेंट दिए, स्कैंडियम, यूटेरियम और लैंथेनम, इनका साइज रेगुलरली बढ़ेगा।
क्योंकि इसमें लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो अगर साइज बढ़ेगा आयनिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे वैसा नहीं होगा, यहां पे सीधे साइज बढ़ेगा, नो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे कम आयनिक एनर्जी किसकी होगी और ज्यादा किसकी होगी, ज्यादा आयनिक एनर्जी स्कैंडियम की होगी, सबसे कम होगी लेंथेनम की। ऑप्शन में देखो आप आयनिक एनर्जी का क्या आंसर आएगा, सर स्कैंडियम की आयनिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहां भी ज्यादा, यहां भी ज्यादा, ये तो ऑप्शन है नहीं। उसके बाद आएगा यूटेरियम, यहां पे नहीं आएगा, इसमें लिखा है बराबर, ये भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा इसका आंसर। अगर ये ग्रुप 4 का दिया होता है, ग्रुप 5 का दिया होता है, वहां पे आप याद रखते बेटा लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है और वहां पे आयनिक एनर्जी वेरी ऐसे नहीं होता है जैसे ग्रुप 3 में हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक और आयनिक साइजेस, इसमें जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक या आयनिक साइज है वो कौन सा, देखो बेटा क्या ये 3D सीरीज दिया, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको याद होना चाहिए 3D सीरीज जो होता है उसमें जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो आपको याद है साइज क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज होता है, एक बोर्ड टाइप पैटर्न बन जाता है उसमें। और जब आप लास्ट में जाएंगे बेटा, व्हेन यू मूव फ्रॉम, अगर आपको याद होगा जब आप कॉपर से जिंक जाओगे, मतलब ये कॉपर है और ये जिंक है, जब आप कॉपर से जिंक जाओगे तो साइज बढ़ेगा, कॉपर से जिंक जाओगे साइज बढ़ेगा, क्योंकि जिंक में जो इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होता है और में रिपल्शन की वजह से या स्क्रीन इफेक्ट कम होने की वजह से, वहां स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से साइज बढ़ेगा। तो जिंक का साइज ज्यादा होता है कॉपर से, इसका मतलब ये गलत आंसर है। उसके बाद देखिए बेटा, अगर मैं लूंगा O-2 एंड N-3, अब आप देखिए क्या N-3 और O-2, आप देखो दूसरे ऑप्शन में बेटा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, O-2 और N-3, इसमें नाइट्रोजन पे ज्यादा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा नाइट्रोजन पे है, तो N-3 का साइज ज्यादा होगा देन O-2, ये भी गलत लिखा है। तो थर्ड वाला देखिए बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम में, इसमें याद रखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद लास्ट में आयरन आएगा। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैग्नीज जब आएगा या क्रोमियम आएगा तो यहाँ पे जो साइज होगा कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होगा, सबसे कॉन्स्टेंटली जो होगा डिक्रीज होगा, सबसे ज्यादा साइज स्कैंडियम का होगा। तो इससे जो ऑप्शन लिखा है वो करेक्ट लिखा है, थर्ड ऑप्शन। चलिए बेटा, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इनमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, बिल्कुल सही लिखा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा हमें लिखा है नॉट करेक्ट, हमें वो ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है। नॉन मेटलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटलिक एलिमेंट्स, जो नॉन मेटलिक एलिमेंट्स है वो उनका नंबर जो है वो कम है देन मेटलिक एलिमेंट्स। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम एलिमेंट्स है दे आर मेटल्स। आप सोचो एस ब्लॉक वाले मेटल्स मैक्सिमम, मेटल्स किसी का थोड़ा मेटलिक नेचर कम होगा लेकिन मेटल्स, डी ब्लॉक सारे मेटल्स, पी ब्लॉक में भी जो हैवी एलिमेंट्स है दे आर मेटल्स। तो मेटल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, लेकिन नॉन मेटल्स जो होंगे बेटा, नॉन मेटलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन किसके, देन मेटेलिक एलिमेंट्स। ये स्टेटमेंट सही लिखा है, नहीं कर सकते कुछ। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट 3D ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p and before 4s orbital, जरा पढ़िए क्या, for transition elements the 3D orbitals are filled। तो अगर मैं लूंगा बेटा, अगर मैं लूंगा 3p और उसके बाद लूंगा मैं 3D, उसके बाद लूंगा मैं 4s, पढ़िए स्टेटमेंट क्या लिखा है, the for transition elements the 3D orbitals are filled with electrons before 3p। क्या 3D ऑर्बिटल हम पहले भरते हैं या 3p पहले भरते हैं, पहले 3p भरते हैं उसके बाद 3D भरते हैं, ऐसे लिखा है। for transition elements the 3D electrons are filled with electrons after, किसके बाद, 3p के बाद, ये गलत लिखा है, इस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट पहले हम 3p को ही भरते हैं फिर 3d को भरते हैं, इससे लिखा है कि नहीं पहले 3d भरेंगे फिर 3p भरेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ हैलोजेंस इन किलोजूल्स आर गिवन एज, फ्लोरीन का दिया है -332, क्लोरीन का -349, ब्रोमीन का ये दिया और आयोडीन का इतना दिया, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू दिया आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 एलिमेंट्स है। फ्लोरीन का वैल्यू कितना दिया -332, क्लोरीन का वैल्यू कितना दिया -349, ब्रोमीन का दिया -324 और आयोडीन का दिया -295, ये आपको दिए वैल्यूज। अब क्वेश्चन क्या पूछा, आगे पढ़ते हैं। द लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, जो लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ, ये जो लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लोरीन है किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों है। टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इट बिकम्स मोर नेगेटिव, लेकिन जब हम यहां से यहां जाते
यहां से यहां जाते हैं तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए इट बिकम्स लेस नेगेटिव, टॉप टू बॉटम जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, लेकिन यहां पे बनती है मोर नेगेटिव। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है उसका साइज कंपैक्ट होता है, छोटा साइज होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नजदीक होते हैं, उनमें रिपल्शंस पहले से ही ज्यादा होते हैं, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जल्दी अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। तो इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द कंपैक्ट 2p सबशेल ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो सबशेल है वो एक कंपैक्ट शेल है, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आने की उतनी फीजिबिलिटी नहीं होती है जितना क्लोरीन में होती है, क्योंकि क्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल होता है वो कंपैक्ट साइज का होता है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट ये क्लास नोट्स में हम लिखवाते भी हैं नोटबुक्स पे, तो आप नोटबुक से भी इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, आपको आ ही जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 लिखा है द थर्ड पीरियड एलिमेंट कंटेन्स ओनली 8। जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स एंड नॉट 18 एलिमेंट्स लाइक फोर्थ पीरियड। ये बात तो सही लिखी है, स्टेटमेंट तो ठीक है। द थर्ड पीरियड एलिमेंट कंटेन्स ओनली कितने? 8 एलिमेंट्स एंड नॉट 18 लाइक फोर्थ पीरियड। ये बात तो सही है बेटा, फोर्थ पीरियड में 18 होते हैं और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या लिखा है? इन थर्ड पीरियड फिलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 3s, ठीक है, एंड कंप्लीट 3p6। जो थर्ड पीरियड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो थर्ड वाली में जाते हैं 3s में, और कंप्लीट होता है 3p6, जो कि बिल्कुल सही है। जो आप पढ़ते हैं बेटा कौन सा 3p6 जब आएगा तो ये थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स में कंप्लीट होता है 3p6, वो बात सही है। उसके बाद क्या लिखा है? वायरएज इन फोर्थ पीरियड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4s, फिर 4p6 और 3d10। देखो बेटा क्या कह रहे हैं कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो 3s में फिल होते हैं और 3p6 में फिल होते हैं। तो अगर 3s और 3p6 में फिल होंगे, यहाँ पे 3s 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 भी आएगा और 3p6, तो बनेंगे 8 एलिमेंट। लेकिन फोर्थ पीरियड में एक तो 4s भी फिल होगा, 4p6 भी फिल होगा, और उसके बाद 3d10 भी फिल होगा, दैट्स वाई इसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये दोनों करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट एंड करेक्ट। और जो आपके पास स्टेटमेंट 2 है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ये चीज आप याद। चलिए बढ़े आगे बेटा। फॉर्मेशन ऑफ Cl- आयन इज एक्सोथर्मिक। अगर आप Cl- आयन बनाओगे वो एक्सोथर्मिक है। क्यों सर? Cl को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो और स्टेबल बनेगा, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। व्हायरएज O- आयन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक। ऐसा क्यों है सर? देखिए आप क्या, Cl-1, Cl जो है ना बेटा, Cl को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, इसको मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, प्लस करूंगा इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा Cl-, और इस प्रोसेस का जो डेल H होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट्स नेगेटिव। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन को पहले आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा O-1, इसका डेल H भी नेगेटिव है, इट इज एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को ही दे दोगे तो ये रिपल्शन करेंगे, तो O2- तो बनेगा, लेकिन इसका जो डेल H होगा वो पॉजिटिव होगा, डेल H इज पॉजिटिव, वही लिखा है यहाँ पे। Whereas O2- आयन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक। इसका मतलब भी है, अगर आपको याद होगा हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इन दोनों का सम करोगे तो डेल H इज पॉजिटिव, डेल H इज पॉजिटिव। अब डेल H क्यों पॉजिटिव होगा? इसका वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा, इसका वैल्यू कम होगा, नेट प्रोसेस का जो डेल H है वो पॉजिटिव है। क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन जो उसका डेल H नेगेटिव है, और जो O से बनाना है O- उसका डेल H जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखिए अब क्या लिखा है, डेल H Eg2 ऑफ ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक। जब आप O- को दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे, वहां पे जो एनर्जी लगेगी उसको लिखते हैं डेल H Eg2, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सेकंड पॉजिटिव है। अब वही लिखा है डेल H Eg2 ऑफ ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक एंड ग्रेटर देन इट्स एक्सोथर्मिक डेल Eg। इसका वैल्यू जो है ना सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है देन इसके नेगेटिव वैल्यू से, दैट्स व्हाई नेट प्रोसेस पॉजिटिव। और ये बात बिल्कुल सही लिखी है, तो इसलिए इसका भी जो आंसर आएगा इसमें आएगा, दोनों करेक्ट है। एंड जो स्टेटमेंट 2 है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। पढ़िए 74 क्या लिखा है, स्टाइलीन फॉर्म्स साल्ट्स विद मेटल्स। स्टाइलीन मतलब इथाइन C2H2 जो होता है वो क्या करता है, फॉर्म सॉल्ट्स विद कैल्शियम एंड बैरियम मोर इजीली एज कंपेयर टू C2H4। इस C2H4 के कंपैरिजन में कैल्शियम और बैरियम के साथ क्या बनाता है, मोर इजीली बनाता है सॉल्ट्स। अब इसमें क्या लिखा है, स्टेटमेंट 2, द पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड इन C2H2 इज मोर देन इन C2H4। C2H2 आप देखो बेटा, C2H2 में बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अब जो C2H4 है वो इथीन है, इथीन में ऐसा बनेगा। अब जरा बेटा इसका आंसर आप निकालो हाइब्रिडाइजेशन से। जो पहला वाला कंपाउंड है आपको C2H2, इसमें यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2।
अब आप मुझे बताओ विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, sp वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दैट्स वाई कि ये जो CH बॉन्ड होगा इसकी जो पोलैरिटी होगी वो ज्यादा होगी, इट इज मोर पोलर। और आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो स्टाइलिन होता है, स्टाइलिन जो होता है मतलब जो C2H2 होता है, ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि इसका ये हाइड्रोजन जो होता है ये एसिडिक होता है और ये बनाता है सोडियम स्टेलाइड। अगर आप वहां पे पढ़ेंगे तो ये ऐसे बनेगा, इट इज मोर पोलर। लेकिन ये वाला ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो यही बात याद रखेंगे कि ये क्या नहीं करता है कंपेयर टू C2H4, ये क्या नहीं करता बेटा, ये C2H4 के साथ साल्ट्स इजीली नहीं बनाता है। और इसका रीजन जो है वो रीजन क्या लिखा है, रीजन लिखा है द पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड इन C2H2 जो है वो ज्यादा है, इज मोर देन इन C2H4। वो बात सही लिखी है, तो इसलिए दोनों जो होंगे वो करेक्ट आंसर आ ही जाएंगे। चले बढ़ते हैं आगे बेटा। विच आर द फॉलोइंग पेयर, विच आर द फॉलोइंग पेयर शोज रिवर्स प्रॉपर्टीज ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे और टॉप टू बॉटम आओगे, टॉप टू बॉटम आपको पता है ना रिवर्स प्रॉपर्टी कौन दिखाएगा, लेफ्ट टू राइट, और इसको बताएंगे हम टॉप टू बॉटम। इसको कहेंगे बेटा अक्रॉस द पीरियड, इसको कहेंगे डाउन द ग्रुप। अब आप देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी दी है, मतलब रिवर्स आंसर आना चाहिए। एटॉमिक रेडियस, जरा बेटा इसका बताओ एटॉमिक रेडियस का क्या हाल है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। और उसके बाद क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज होती है, इट बिकम्स मोर नेगेटिव, ये मोर नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव वैल्यू लिखा है तो ये बढ़ेगा, तो रिवर्स दिखा रहा है, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है। जरा इसका टॉप टू बॉटम देखो, टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक रेडियस होगा वो डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, ये बनेगी लेस नेगेटिव। अब देखो यहां जो ऑर्डर है अपोजिट है और यहां पे भी जो ऑर्डर है वो क्या है, अपोजिट। अब देखो बेटा क्या ये आंसर इसका हो सकता है, क्या लिखा है, जो द फॉलोइंग पेयर शोज रिवर्स प्रॉपर्टीज, बिल्कुल रिवर्स दिखाते हैं, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका जो होगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, तो ये इसका आंसर आएगा। चले बेटा ले देखिए अब क्या लिखा बेटा, आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा समझिए और अच्छे से इसको पढ़िए। पहली बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है कौन सा होगा। यहाँ पे फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी देन किसके, ऑक्सीजन, इसने लिखा है फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ये पॉसिबल नहीं है। जरा आप देखो यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन चारों में से आप देखो क्या, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है नोबल गैस की, नियॉन की होगी सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की जो उसका प्रीसीडिंग एलिमेंट है हैलोजन उसकी थोड़ी कम होगी, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन का P3 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल है देन ऑक्सीजन, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का एक एग्जैक्ट ऑर्डर बनाया हुआ है, ये पहली बात है। दूसरा आप समझिए आप बेटा क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। जरा इनमें से देखो किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज है, अब जरा इसको बेटा चेक करके देखिए। या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो, आप खुद बताओ विच इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जरा देखो क्या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा फ्लोरीन की होगी या सेलेनियम की होगी, तो सेलेनियम तो खैर डाउन द ग्रुप आता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, सल्फर की ज्यादा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है देन ऑक्सीजन के लेने की, तो ये बीच में रखे हैं तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्या इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी O-2 की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, फिर O- का और कम, फिर O का और कम, O+ की टेंडेंसी क्या होगी ज्यादा, तो इसका मतलब जो B को आना चाहे वो S आना चाहिए, B को S आंसर होना चाहिए। अब देखिए A को आना चाहिए Q आंसर, A को आना चाहिए Q आंसर, A को Q आना चाहिए, दो जगह है, A को Q, A को Q, और उसके बाद क्या लिखा है बेटा, A को Q, B को P को आना चाहिए B, सॉरी A को Q आना चाहिए आंसर, A को Q आना चाहिए आंसर, उसके बाद A को P भी आंसर आना चाहे या A को S भी आना चाहे आंसर, A को P आंसर आएगा या A को S आंसर आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ये बात सही है बेटा कि A का जो आंसर आना चाहे वो S भी आना चाहे, क्यों, अब देखिए बेटा ये एक ही एटम है ना, इससे पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी मींस A को S भी आएगा, तो A को अगर Q आएगा तो A को अगर Q आ गया तो क्या A को S आएगा या P आएगा आंसर, थोड़ा समझ लेते हैं इसको बेटा। फ्लोरीन तो यहां पे लिखा है ऐसे ही, I'll check if the question is same or not, मैं क्वेश्चन पेपर से एक बार चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 77,
क्वेश्चन तो सेम है बेटा। ए को क्या आएगा क्यू, ए को आएगा क्यू आंसर, ए को क्यू आएगा आंसर, और ए को क्या आएगा बेटा, ए को आएगा एस बी आंसर। तो ए को आएगा एस बी आंसर, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन यहीं पे हो रहा है। अब देखिए ए को लिखा है क्यू एंड पी, पी तो उसका आंसर ही नहीं है, और ए को लिखा है क्यू एंड एस, मींस इट शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं बेटा। मैच द कॉलम, आपको इस कॉलम को बेटा मैच करना है। कॉलम कैसे मैच करेंगे, अब देखिए बेटा, पहला एलिमेंट जो दिया है, पहला एलिमेंट इसमें लिखा है XC 54, 6S2, 5D 10, 4F 14। अब देखिए बेटा ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? सर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। उसमें 4F लिखा है 14, इसका मतलब ये लेंथेनाइड वाले एलिमेंट्स के बाद आया होगा। तो इसमें क्या सा प्रोसेस होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा और आयनिक एनर्जी बहुत बढ़ेगी। तो इसकी जो आयनिक एनर्जी का वैल्यू होना चाहिए, क्या वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? एक तो आंसर है सर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा आंसर है स्टेबल के साथ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, तो आयनिक एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो पी आएगा उसके आयनिक एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, इट वुड बी 1280। तो बी पार्ट आएगा इसका आंसर। तो पी को जो आंसर आएगा वो बी आएगा। एक ही ऑप्शन में लिखा है पी को बी, ये करेक्ट आंसर होगा। मैं दूसरा भी समझ जा लेता हूं। ये लिखा है 4s2 और 3d10। 4s2 और 3d10 का मतलब भी है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो क्या ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होंगे या कम स्टेबल? सर ये वाले कम स्टेबल होंगे। तो 4s2 3d10 इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होगा। तो इसका मतलब है क्यू का जो आंसर होना चाहिए, जो बचे हुए तीन वैल्यूज उनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन है? सी है इसका हाईएस्ट वैल्यू, तो क्यू को आना चाहिए सी। उसके बाद लिखा है बेटा, अब देखिए ये वाला है 4p1, ये वाला है 3p1। अब समझ ले बेटा, ये लिखा है 4s2 3d10 4p1 और ये लिखा है 3s2 3p1। अब अगर इसका आप निकालेंगे, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये है बेटा एल्यूमिनियम, और ये वाला एलिमेंट बनेगा बेटा गैलियम। ये वाला एलिमेंट है एल्यूमिनियम और ये बनेगा गैलियम। एल्यूमिनियम और गैलियम में आपको पता है कि इनके जो आयनिक एनर्जीज है और इनका जो साइज है वो आपने पढ़ा होगा, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन इसमें होता है गैलियम में। तो गैलियम का साइज छोटा होगा, इसके आयनिक एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो ज्यादा वैल्यू कौन बनेगा, 578। तो आर को आएगा डी, तो आर को आएगा डी, ये इसका आंसर बनेगा। फिर एल्यूमिनियम जो बचा होगा इसका ये कम वैल्यू होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। In which of the following ionic compounds enthalpy of formation is more negative? Enthalpy of formation किसका more negative होगा, उसके लिए आप याद रखो बेटा। आपके पास एलिमेंट ये दिया है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम दिया है, सोडियम फ्लोराइड दिया, पोटेशियम फ्लोराइड दिया और रुबिडियम फ्लोराइड दिया, रुबिडियम फ्लोराइड। अब देखिए इनके एनायन जो है वो सबके सेम है, एनायन सब में F-1 है, एनायन सब में F-1 है। इनका जो कैटायन है ना, Li+1, Na+1, K+1 और Rb+1, इनमें से छोटा कैटायन होगा Li+1, बड़ा कैटायन होगा Rb+1। छोटा कैटायन का मतलब है इट हैज मोर पोलराइजिंग पावर। इफ कैटायन हैज मोर पोलराइजिंग पावर, तब जो होगा, जो कंपाउंड होगा ना आपका बेटा, उसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है लिथियम का, तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा लिथियम फ्लोराइड। In which of the following species maximum atoms can lie in the same plane? इनमें से कौन सा स्पीशीज जिसमें मैक्सिमम एटम्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं? जरा आप देखिए बेटा, XeF2O2, XeF2O2। अगर मैं XeF2O2 को सॉल्व करूंगा तो जिनन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो कितने यूज करेगा? ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन के साथ 4 यूज करेगा, 2 करेगा इसके साथ यूज। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, कि मैं यहां से करूंगा, ऑक्सीजन रखूंगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, यहां से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, और यहां उसके बाद यहाँ पे नजर रखना बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन आएगा। और देखो जिनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब देखिए टोटल जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 8 आएगा। सो आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 एंड 8। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो TBP टाइप ऑफ ज्योमेट्री बनेगी। इसमें जो एटम्स होंगे एक ही प्लेन में, वो कितने होंगे, वो बनेंगे मैक्सिमम 3 एटम्स। इसमें 3 एटम्स होंगे इन द सेम प्लेन। PCl5 का स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा, फॉस्फोरस, यहाँ से 2 क्लोरीन होंगे, यहाँ से भी 1 क्लोरीन और यहाँ से भी 1 क्लोरीन। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन सेम प्लेन, दैट वुड बी 4। ये वाले 4, ये वाले दे वुड बी इन द सेम प्लेन। अगर आप XeF4 लेंगे, XeF4 देखो बेटा, XeF4 जिनन जो होगा उसके साथ 4 फ्लोरीन, 4 बॉन्ड्स बना लेंगे, 4 फ्लोरीन ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन में, और उसके बाद लोन पेयर आएगा ऐसे, लोन पेयर, और यहाँ से भी रहेगा लोन पेयर। तो कितने एटम्स एक ही प्लेन में होंगे? इसका जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर प्लानर, शेप होगा स्क्वायर प्लानर। तो कितने एटम्स, 1 2 3 4 5, पांचों के 5 एटम्स जो होंगे वो होंगे इन द सेम प्लेन। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा XeF4। सर क्या ASH4 नहीं बनेगा? ASH4 क्या नहीं बनेगा बेटा?
अब आप सुनिए बेटा, AsH4 जो होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 4 एटम्स होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। आर्सेनिक जो होता है वो नाइट्रोजन फैमिली क्या होता है, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये As प्लस है, उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, और टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन में एट ए टाइम 3 ही एटम्स एक ही फ्लैन में आते हैं, तो यहाँ पे आएंगे पूरे 5, दैट्स व्हाई आंसर वुड बी HCF4। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैव आइडेंटिकल शेप्स, इनमें से किन का शेप जो होगा वो आइडेंटिकल होगा, NO2 और NO2 प्लस और NO2 माइनस। NO2 प्लस बनाएंगे, NO2 प्लस बनाएंगे तो ऐसे बनेगा N डबल बॉन्ड O, यहाँ से बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और प्लस बनेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बेटा वो बनेगा sp2। अगर आप NO2 माइनस बनाएंगे तो ऐसे बनेगा N डबल बॉन्ड O, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और माइनस बनेगा तो इस पर लोन पेयर आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज में लोन पेयर आएगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बन गया बेटा sp बनेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा वो sp बनेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा बेटा sp2। अब देखो क्या इनका आइडेंटिकल शेप होगा, इसका शेप जो होगा बेटा, इसका शेप जो होगा वो लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये लीनियर होगा, लेकिन ये बेंट होगा नहीं होगा आंसर। PCl5 एंड BrF5, PCl5 में फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों यूज करेगा तो बनेगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। BrF5 में क्या होगा, BrF5 में ब्रोमीन 5 ब्रोमीन जो होगा 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर भी बचेगा, तो वहां पे बनेगा ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। इनका शेप सेम नहीं होगा, ये होगा ट्राइगोनल बाइपैरामिडल और ये बनेगा स्क्वायर पैरामिडल। अब देखिए HCF4 एंड ICL4, HCF4 हमने अभी बना लिया, HC ऐसे बनेगा और 4 फ्लोरीन आएंगे इसमें, 4 फ्लोरीन आएंगे बेटा इसमें, ये फ्लोरीन 4 HCF4 विद 2 लोन पेयर्स, तो यहाँ पे आएंगे 2 लोन पेयर्स। अब देखिए ICL4 इसमें चार्ज लिखा बेटा माइनस, आयोडीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और एक आएगा तो बन गया 8, इसको 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, Cl, यहाँ से भी Cl के साथ बॉन्ड, यहाँ से भी Cl, यहाँ पे Cl, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर ऐसे रहेंगे। ये दोनों कंपाउंड और जो आयन है ये बनेंगे स्क्वायर प्लेनर, इसका शेप होगा, इसका भी स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ये HCF4 एंड ICL4 माइनस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ HMH बॉन्ड एंगल्स, इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इनका करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होगा। आपने एक रूल के बारे में सुना होगा बेटा, ड्रैगूज रूल क्या कहता है कि अगर कोई सेंट्रल एटम है उसके साथ एक लोन पेयर होना चाहिए, सेंट्रल एटम है कोई, सेंट्रल एटम इज X या X को A मान लेते हैं, ड्रैगूज रूल याद रखना बेटा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना बेटा। ड्रैगूज रूल क्या कहता है बेटा, सेंट्रल एटम है कोई, M इज सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल एटम के साथ टर्मिनल एटम्स अटैच है, वो टर्मिनल एटम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन होगा, उस टर्मिनल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 2.5 इस वाले एटम की, और इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। इसका एक रूल है ड्रैगूज रूल। अकॉर्डिंग टू ड्रैगूज रूल जो मैं ये एलिमेंट्स लूंगा इनको याद रखना होगा, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ग्रुप 15 का एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये वाले ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू ड्रैगूज रूल जो पीरियड थर्ड से आगे एलिमेंट्स होंगे, पीरियड थर्ड से आगे, ये पीरियड थर्ड का एलिमेंट पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, ये वाला है पीरियड सेकंड एलिमेंट, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा और इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इसमें जो वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल होता है दैट पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, इनके वैलेंस शेल में जो s ऑर्बिटल होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अगर नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो NH3 बनेगा विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड एंगल बनेगा 107 डिग्री, ये आपको जमा नहीं पता है 107 डिग्री। लेकिन इनके बारे में क्या ख्याल है, इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, जब इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, इनका बॉन्ड एंगल होता है लगभग 90 के करीब। अब किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, पहली बात याद रखोगे कि उसका बॉन्ड एंगल है 107, इनका बॉन्ड एंगल होगा लगभग 90 डिग्री के करीब होगा, इसी के अराउंड कुछ वैल्यू होगा 90 के अराउंड। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो होगा वो NH3 का होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, या तो ये वाला आंसर आएगा या तो ये वाला आंसर आएगा। अब आप NH3 दो जगह है, उसका बॉन्ड एंगल लिखा है, सॉरी हमें क्या लिखा है, बॉन्ड एंगल, हाँ बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा, इनका बॉन्ड एंगल जो होगा वो कम होगा। अब अगर कम होगा तो ज्यादा किसका होगा वो आप समझ लो बेटा, कम ज्यादा किसका होगा। इसमें लिखा है BiH3 PH3, तो अगर मैं नाइट्रोजन लूंगा, नाइट्रोजन के बाद लूंगा मैं फॉस्फोरस, उसके बाद लिखा है एंटीमनी और उसके बाद लिखा है बेटा बिस्मथ। ये जब NH3 बनाएगा तो इसका बॉन्ड एंगल आएगा बेटा कितना 107 डिग्री। ये जब PH3 बनाएगा ये SbH3 बनाएगा और ये बनाएगा BiH3,
इनका बॉन्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा, उसका रूल याद रखना। टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज। बॉन्ड एंगल का रूल भी याद रखना कि जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो बॉन्ड एंगल जितना सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब इनमें से मुझे बताओ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है, इसका मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज्यादा होगा। इन तीन में से सबसे ज्यादा NH3 का है, इन तीन में से इसका ज्यादा होगा, फिर इसका थोड़ा कम होगा, फिर इसका और कम होगा, तो इसका लेकिन ज्यादा होगा। तो अगर मैं ऑर्डर बनाऊंगा, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल होगा कम वो होगा BiH3 का। मैंने पहले बोला किस रेंज में होगा, 90 के रेंज में। फिर उससे ज्यादा SbH3, फिर PH3, वो सबसे ज्यादा है NH3। और ये ऑर्डर आप देख लो कहां पे लिखा है, पहले BiH3 होना चाहिए, SbH3, PH3 और NH3। कौन सा आंसर आएगा, तो ये याद रखना, BiH3, SbH3, PH3 और NH3। मेक श्योर कि इन सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये रूल पता होना चाहिए, ड्रैगोज रूल। ठीक है बेटा, तो ड्रैगोज रूल से इसका आंसर आप निकाल लेना। चले बेटा नजर रखिए, N2 and O2 are converted into cations, N2 plus and O2 plus respectively. Which is incorrect statement of these cations? Incorrect statement कौन है? तो अगर आप N2 और O2 को कन्वर्ट करोगे cations में, अगर आप N2 लेंगे बेटा, N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको पता है, तो मॉलिक्यूलर डायग्राम आप उसको ऐसे याद रखोगे बेटा, मॉलिक्यूलर डायग्राम ऐसे, मॉलिक्यूलर डायग्राम N2 का ऐसे बनेगा। आपको पता है बेटा ये है पाई 2px, पाई 2py, और यहां पे क्या बनेगा, ये सिग्मा 2pz, ये बनेंगे पाई स्टार वाले, ये भी बनेगा बेटा पाई स्टार, ये बनेगा सिग्मा स्टार। नाइट्रोजन में इन सब में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन में इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको करना है N2 प्लस में कन्वर्ट। तो ऐसे जो N2 है, N2 इज डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो है 3 के बराबर। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा N2 प्लस में, तो N2 प्लस में क्या होगा, पहली बात सर N2 प्लस में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल जाएगा तो ये पैरामैग्नेटिक बनेगा। दूसरी बात, जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने से क्या होगा, जो उसका बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड जो बनेगा, इसका बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड जो बनेगा, क्या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा, बॉन्ड जो होगा वो वीक हो जाएगा, इट वीकन्स, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, हाँ वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने से, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है सर N2 का दिस, हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने से जो बॉन्ड बनेगा उसका वीक होगा। सो विल चेक इट अगेन इफ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज और नॉट। अगर हम N2 को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, N2 प्लस में, N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, और N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 13 इलेक्ट्रॉन, और 13 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, ऑक्सीजन का ये लिखा है N2 becomes diamagnetic, नहीं N2 becomes paramagnetic. In N2 plus N and bond weakens with respect to N2. हमें क्या देखना है, which is incorrect statement. इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यही वाला स्टेटमेंट है। अब यही वाला स्टेटमेंट पढ़िए सर, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यही वाला स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि ये वाला जो होता है डायमैग्नेटिक होगा और N2 प्लस क्या होगा पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक तो होगा, लेकिन इसने लिखा है डायमैग्नेटिक, दिस वुड बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सिलेक्ट करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग चेंज। इसके लिए आप करेक्ट चीज बताइए क्या चीज है। अभी हमने सॉल्व कर लिया था। एक तो है NO2 आपको दिया हुआ है, आपको दो स्पीशीज दी है, एक तो दिया NO2 प्लस और दूसरा दिया आपको NO2 माइनस। NO2 माइनस, NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, N डबल बॉन्ड O, और यहां से आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, यहां से 2 यूज करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हो गए 4, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पॉजिटिव, तो ये बनेगा sp हाइब्रिडाइजेशन का। NO2 में माइनस चार्ज है तो ये बनेगा ऐसे N डबल बॉन्ड O, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के 5, 1 2 3 4, और 5 होगा 5th इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बनेगा लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर बनेगा विथ नेगेटिव चार्ज। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा वो बनेगा बेटा sp2। अब हमें क्या लिखा है, हमें लिखा है कि जब हम यहां से यहां जाएंगे, रिडक्शन ऑफ NO बॉन्ड ऑर्डर, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, अभी बॉन्ड ऑर्डर की बात नहीं करते, अभी आगे बढ़ लेते हैं। डिक्रीज ऑफ ONO बॉन्ड एंगल, जरा इसका बॉन्ड एंगल बताइए बेटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा,
और इसका बॉन्ड एंगल जो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में विथ लोन पेयर, जब इस लीनियर होगा तो 180 होगा, जब लोन पेयर आएगा तो ये बॉन्ड एंगल श्रिंक होगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अराउंड अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली बनेगा 120 के बराबर अप्रोक्सीमेट। तो 120 क्या डिक्रीज ऑफ ONO बॉन्ड एंगल होगा या डिक्रीज ऑफ बॉन्ड एंगल नहीं होगा? देयर इज अ डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल। इंक्रीज इन NO बॉन्ड लेंथ नहीं, ऑल ऑफ दिस इंक्रीज तो नहीं होगा, NO बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी डिक्रीज इन ONO बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। इज रिडक्शन ऑफ NO बॉन्ड ऑर्डर टेकिंग प्लेस? रिडक्शन होगा या नहीं होगा? बॉन्ड ऑर्डर जो होगा डिक्रीज होगा, यहां पे नहीं होगा, इट वुड बी सेम। बॉन्ड ऑर्डर का लिखा है, नहीं बॉन्ड ऑर्डर वुड बी सेम। तो इसका आंसर जो आएगा वो सेकंड पार्ट आएगा। चलिए बेटा बढ़े। इफ px एंड py ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें px और py पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक ऑर्बिटल है px, दूसरा है py ऑर्बिटल, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ जिन ऑर्बिटल्स में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो तब z कंपोनेंट जिनमें होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तब वो z कंपोनेंट वाले क्या करेंगे, वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। अगर x और y कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल किस में यूज हो गए, हाइब्रिडाइजेशन में, तब y अगर पाई बॉन्ड बनेगा वो किससे, किन ऑर्बिटल से बनेगा, जिनमें z कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। फिर क्या लिखा, ऑफ सल्फर एटम d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन पाई बॉन्डिंग इन SO3R। तो तब जो SO3 जो होता है, SO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। आपको बताना है कि अगर px और py वाले ऑर्बिटल किस में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। अब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, वो ऑर्बिटल जिसमें x और y कंपोनेंट नहीं, जिसमें कौन सा कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट। तो अब देखो z कंपोनेंट क्या होगा बेटा। देखो पहली बात ये लिखा है dxz, ये लिखा है dyz, इसमें भी z कंपोनेंट, इसमें भी z कंपोनेंट, ये दोनों जो होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे पाई बॉन्डिंग में। इसमें देखो बेटा, इसमें एक में x और y है, दूसरे में z है, तो इस वाले में xy कंपोनेंट के अलावा z नहीं है, तो ये नहीं करेगा पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। ये x और y ये दोनों भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पाई बॉन्डिंग में। इसमें एक करेगा लेकिन दूसरा नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा dxz एंड dyz। 86 को आपको मैच करना है। अब मैच करके देखिए बेटा, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s कैसे याद करोगे, पहले दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो गए, बन गया सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s वाले कंबाइन हो गए, फिर बन गया सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो पहले जो नीचे आ गया वो आ गया सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 2s। क्या इनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा या एनर्जी डिफरेंस कम होगा? सर इनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो 1s वाला ऑर्बिटल है, वो 2s वाला और एंटी बॉन्डिंग वाला, उनमें एनर्जी ज्यादा डिफरेंस होगा। तो इनमें क्या होगा, लार्जेस्ट एनर्जी डिफरेंस आउट ऑफ गिवन पेयर्स। अभी देख लेते हैं आगे क्या होगा भी या नहीं होगा, अभी तक तो यही लग रहा है। पाई 2py एंड पाई 2p, ये होगा पाई 2py, इसमें लिखा है पाई 2pz होना चाहिए, इट शुड बी 2pz, पाई 2pz। इन ये वाली जो होती है डिजेनरेट होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, तो इसको आंसर आएगा Q। अब आप पढ़िए बेटा एक एक करके। A को आएगा R, A को आएगा R, तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, A को R आएगा, या तो 1 या तो 2। फिर B को क्या ऑप्शन आएगा, Q, B को ऑप्शन क्या आएगा, Q। B में Q यहाँ पे दिख रहा है आपको बेटा, B में Q प्रेजेंट है, B में Q प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले B में Q प्रेजेंट नहीं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट है इसका आंसर आएगा। B वाले में Q प्रेजेंट है, और देखो बेटा B जो है ना, B वाले को Q आएगा, तो सही है, तो आंसर सेम है। अब है पाई स्टार 2pz एंड पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2pz, दोनों सेम है, तो उनकी सेम शेप होगी। तो C को P आएगा या नहीं आएगा, तो C को P आएगा या C को P नहीं आएगा। तो पाई कौन सा है, पाई स्टार 2pz, पाई स्टार, और कोई ऑप्शन है इसमें बेटा, सेम सोर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्डर ऑफ पार्ट्स, ये बात तो सही है। अब देखो ये वाले जो दो होंगे क्या ये सेम होंगे, C को ऐसा आएगा, C को तो ऐसा आएगा, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स सेम होंगे। जिन ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन की वजह से बने होंगे वो तो सेम ऑर्बिटल्स होंगे। अब उसके बाद सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s को क्या आएगा बेटा, सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच। तो D को आएगा T, D को आएगा T, क्या D को P आएगा, P आएगा, सेम शेप, सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, सिग्मा शेप होगा सेम, दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। Among the following, the maximum covalent character is shown by which compound? Maximum covalent character, Fajans-Zulz, जिसमें कैटायन का एनायन इनके क्या है बेटा, सेम, एनायन सेम है लेकिन कैटायन सेम नहीं है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसमें कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और वो जो पोलराइजिंग पावर होता है जिसको आप आयनिक पोटेंशियल कहते हैं, वो पोलराइजिंग पावर जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन और
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन। इसको बोलेंगे हम कौन सा, पोलराइजिंग पावर। जहां पे कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, विच मीन जहां पे चार्ज ज्यादा होगा, ये Mg+2 है, ये Fe+2 है, ये Sn+2 है, लेकिन ये वाला Al+3 है, तो Al+3 में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर याद रखेंगे आप, जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। फेजॉन्स रूल्स में हमने ये सीखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा AlCl3। चले, among the following mixtures dipole dipole as major interaction is present in, इन वाले मिक्सचर्स में से किस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा एज मेजर इंटरेक्शन। बेंजीन जो होता है नॉन पोलर होता है, इथेनॉल इज पोलर, ये दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे बेंजीन और इथेनॉल, क्योंकि एक पोलर एक नॉन पोलर है, तो इनमें कोई ऐसा इंटरेक्शन यूजुअली नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर जो इसमें डिस्पर्शन फोर्स होगा। स्टोन नाइट्राइल एक डाइपोल होता है, स्टोन भी एक डाइपोल होता है, इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। आगे पढ़ते हैं KCl एंड वाटर, वाटर इज डाइपोल, KCl इज आयनिक कंपाउंड, इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होगा। बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों नॉन पोलर होते हैं, इनमें होगा लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स इनमें प्रेजेंट होगा। तो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा वो स्टोन नाइट्राइल और स्टोन में प्रेजेंट होता है। स्टोन भी पोलर होता है, स्टोन नाइट्राइल भी पोलर होता है, ये भी डाइपोल होता है, ये भी डाइपोल होता है, दोनों में होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। चलिए, विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ पोलराइजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायंस। इन कैटायंस में आपसे पोलराइजिंग पावर बताइए। तो अगर ये कैटायंस आप देखोगे कौन कौन सा कैटायन दिया है, K+1, उसके बाद क्या दिया है कैल्शियम+1, और कौन सा दिया है Mg+2, Mg+2 दिया है, और कौन सा दिया है बेटा Be+2, Be+2। अब देखिए पहला इनमें जो पोलराइजिंग पावर होगा वो किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर Be+2 का होगा। क्यों सर, इसका साइज जो होगा वो छोटा होगा, स्मॉल साइज, इसका स्मॉल साइज है, दैट्स व्हाई इट्स पोलराइजिंग पावर वुड बी मैक्सिमम। अब देखो ऑप्शंस में आप एक ही ऑप्शन में आप देखोगे Be+2 लास्ट में, तो यहां पे जो Be+2 है वो लास्ट में होगा, दैट्स व्हाई ये इसका आंसर होगा। अब बाकी इसका आंसर क्यों है, पहला पोलराइजिंग पावर पे आएगा सबसे ज्यादा पोलराइजिंग, फिर आएगा Mg+2, फिर जो ये वाले दो रह गए इनमें से किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। कैल्शियम पे +2 चार्ज है, कैल्शियम पे +2 चार्ज है, तो कैल्शियम का ज्यादा होगा, फिर पोटेशियम का कम होगा, तो इसलिए सबसे कम पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम+2। एंड लास्ट क्वेश्चन वुड बी, क्या लिखा है, लेट्स एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड रिलाइज ऑन। लेट्स एनर्जी जो होती है किसी आयनिक कंपाउंड की वो किस पे डिपेंड करती है। तो लेट्स एनर्जी आप याद रखना, लेट्स एनर्जी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कितना होगा आयंस का, जितना चार्ज होगा और डिवाइड याद रखना साइज पे। लेट्स एनर्जी जो होता है, जो आयनिक कंपाउंड जो बनता है उसमें जो कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने पे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग होगा, वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना लेट्स एनर्जी ज्यादा होगी, उतना वो आयनिक कंपाउंड स्टेबल ज्यादा होगा। और वो कौन डिसाइड करेगा, वो आयन का चार्ज डिसाइड करेगा और साइज करेगा। तो जिस आयन का चार्ज ज्यादा होगा उनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेट्स एनर्जी ज्यादा होगी, तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई इसमें जो आंसर आएगा चार्ज एंड साइज ऑफ द आयन। So that was the interaction of your AITS phase second test number 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और आएंगे और आपके साथ दोबारा रूबरू हो जाएंगे और नेक्स्ट डिस्कशन भी हम जरूर करेंगे। अगर इस डिस्कशन के रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना होगा या कोई रूल पता नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता होगा, तो आप हमें इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।